हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टेपे की नई एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो बुरी कारकर्दगी है उसकी क्या मेन वजूहात हैं और क्या वजह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में दौड़ से बाहर हो गया है। तो जो उसकी सबसे पहली वजह है वो पाकिस्तान के कोच और जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है वो है, जिसमें मिकी आर्थर आ जाते हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न आ जाते हैं, पर मोर ऑफ इट्स मिकी आर्थर। बिकॉज मिकी आर्थर जो हैं वो पाकिस्तान के पहले भी कोच रह चुके हैं 2016 से 2019 तक, और अब 2023 में उनको दोबारा हायर किया गया था। और इस दफ़ा वो थोड़े डिफरेंट रोल में आए थे। इस दफ़ा उनको एज ए टीम डायरेक्टर हायर किया गया था और उसमें उनके साथ यही कॉन्ट्रैक्ट था कि वो जो अपनी काउंटी है डर्बीशायर, उसके साथ जब उनकी कमिटमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो फिर वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की साथ को ज्वाइन कर लेंगे। उससे पहले वो एज एन हाइब्रिड कोच ही पाकिस्तान टीम के साथ खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। और विच वॉज़ वेरी वियर्ड बिकॉज इससे पहले हमने हाइब्रिड कोचिंग का नहीं सुना था कि कोई टीम जो है वो दूसरी टीम के साथ अभी कोचिंग कर रहा है और साथ एक दूसरी टीम के साथ भी हायर कर लेता है। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या है कि वाई हम मिकी आर्थर के पास दोबारा क्यों गए? क्योंकि जब पिछली बार भी जब मिकी आर्थर कोच था वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की ऐसी खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था। पाकिस्तान ने बहुत सारे टैक्टिकल डिसीजन, जिस तरह के हारिस सोहेल को खिलाना, जो कि हमने उनको बिल्कुल आखिरी मैचेस में खिलाया था, वो अगर हमने उनको ऑस्ट्रेलिया या इंडिया वाले मैच में खिला लिया होता तो पाकिस्तान शायद बेहतर कारकर्दगी दिखाता। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी उसमें देर कर दी। इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने बहुत रिएक्शनरी फैसले किए हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हमने फ़खर जमान को सिर्फ पहले मैच के बाद ड्रॉप कर दिया, ऑल्दो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं आ रही थी या उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, बट फ़खर वॉज वन ऑफ योर इम्पैक्ट प्लेयर्स, जो कि आपकी टीम की जो सीलिंग है वो अगर पहले 70% थी तो उसको 80 या 90% पे ले जाता था। बिकॉज फ़खर इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु व्हेन ही प्लेज एंड ही परफॉर्म्स तो ही कैन डू वंडर्स फॉर योर टीम। और जिस तरह की हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में, बांग्लादेश वाले मैच में, कि फ़खर की ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को वो मैच जिता दिए। तो एक तो वो रिएक्शनरी ये थी। इसके साथ एक और रिएक्शनरी जो उनकी थिंकिंग या पॉलिसी थी वो ये थी कि पिछले 4 साल से शादाब खान वॉज योर मेन स्पिनर, और ऑल्दो शादाब वॉज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग एज गुड एज पाकिस्तान एक्सपेक्टेड हिम टू परफॉर्म, बट स्टिल 3 मैचों के बाद आप उसको ऑल ऑफ अ सडन टीम से ड्रॉप कर दें, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है अपने फ्रंट लाइन स्पिनर्स पे। और इस सिचुएशंस में जैसा कि लंबा टूर्नामेंट है, 9 मैचेस होते हैं, तो 3 मैचेस बहुत छोटे होते हैं कि आप एक प्लेयर को कह सकें कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। यू स्टिल बैक देम, यू स्टिल ट्राई टू गिव देम दैट चांस। तो पाकिस्तान स्पेशली जो पहले 2 मैचेस थे, श्रीलंका का मैच था या नीदरलैंड्स का मैच था, उसमें ऑल्दो शादाब बहुत अच्छी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, पर डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी। और इंडिया वाले मैच में तो आप स्पिनर्स पे कोई या बॉलर्स पे कोई बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपने सिर्फ 191 रन बोर्ड पे लगाए हों तो इट्स वेरी लेस। बट आपने क्या किया कि आपने शादाब खान को भी टीम से ड्रॉप कर दिया रिएक्शनरी बन के, और उसकी वजह क्या हुई कि आप उसामा मीर को लाए। उसामा मीर से परफॉर्म नहीं हो पाया, उससे पहले मैच में कैच ड्रॉप हो गया, 90 रन दे दिया, और उससे आपकी जो पूरा एक रिजर्व बॉलर था उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल डेंट हो गया। तो इट वाज आल्सो प्रीटी मच मिकी आर्थर की रिएक्शनरी। और ये एज अ कोच आपका काम होता है कि आप इस तरह की जो रिएक्शनरी ना हो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी टीम कंट्रोल में नहीं है, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूसरी बाहर की बातें सुन रहे हैं। इसी तरह इन द साउथ अफ्रीका गेम से पहले अफगानिस्तान वाले मैच में इफ्तिखार अहमद ने आके डेथ पे बहुत अच्छी हिटिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी इफ्तिखार ने इन द लेटर ओवर्स आके बहुत अच्छी हिटिंग की थी, और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी वो स्पिन पे आउट हुए थे। अफगानिस्तान वाले मैच में वो इसलिए अच्छा परफॉर्म कर सके थे बिकॉज जब वो आए थे तो सिर्फ स्पिन के 1 या 2 ओवर रहते थे और बाकी फास्ट बॉलर्स के ओवर थे, तो वो उनके अगेंस्ट उनकी स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छे खेलते हैं पेस बॉलिंग को, तो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। पर अगले मैच में क्या हुआ, बिकॉज ऑनलाइन ट्विटर पे एक एनालिस्ट और जो ब्रॉडकास्ट एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्योंकि इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो पाकिस्तान इफ्तिखार को थोड़ा अप द ऑर्डर भी यूज़ कर सकता है। उसका हसगिर ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तानी टीम भी बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉलो करे, और पाकिस्तान ने वही रिएक्शनरी अप्रोच विच वॉज प्रिटी मच डाउन टू मिकी आर्थर
उन्होंने इफ्तिखार अहमद को अप द ऑर्डर भेज दिया। और अप द ऑर्डर क्या हुआ कि वो स्पिन बॉलिंग उनको ज़्यादा ओवर्स खेलने पड़े। महाराज और तबरेज़ शमसी उनको बॉलिंग कर रहे थे, उनसे रन नहीं हुए, वो इस तेज़ी में शॉट मार के आउट हो गए और इससे उनकी विकेट चली गई एट द डेथ ओवर्स। उस मैच में पाकिस्तान को हिटिंग के लिए लोअर ऑर्डर हिटर की ज़रूरत थी। 46 ओवर्स में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट होगी। हालांकि अगर इफ्तिखार अहमद होते तो उस दिन पाकिस्तान 270 की बजाय ज़्यादा रन्स कर सकता था, बट इट वाज आल्सो ऑल डाउन टू वेरी रिएक्शनरी पॉलिसी। और इसमें अब आप कह सकते हैं कि जी कैप्टन को भी ब्लेम करना है, बट इट्स द कोच बेसिकली, कि कोच वहाँ पे कैप्टन और इन चीज़ों को इस तरह की जो नीटी ग्रीटीज़ हैं वो उनको बताते हैं। और ऑफ कोर्स लाइक किसी एक बंदे पे ब्लेम करना ठीक नहीं है, बट जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसकी बात है। और इसी तरह बाकी भी जो गेम्स हैं उनमें भी हमने वही रिएक्शनरी पॉलिसीज़ कंटिन्यू की। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या रीज़न थी कि हमने जो 2019 में हमारे कोच थे उनको हम दोबारा 2023 के वर्ल्ड कप के लिए कोच ले आए। हम क्यों एक बंदे जिसको हमने ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, ये भी नहीं था कि उसने कोई हमें 2 वर्ल्ड कप जिता दे या 3 वर्ल्ड कप जिता दिए, बट हमने उसको दोबारा कोचिंग सेटअप में ले आए। और यहाँ पे जो दूसरी वजह है पाकिस्तान की बुरी कारकर्दगी की, उस पर मैं आपको लाऊंगा, वो पीसीबी है। और पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है, पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, उसकी वजह है कि मिकी आर्थर जो 2019 में कोच थे उनको 2023 में दोबारा किसने हायर किया? पीसीबी ने हायर किया। पीसीबी के सामने मिकी आर्थर का ट्रैक रिकॉर्ड भी था, उसकी परफॉर्मेंस भी थी, बट हमने बिकॉज वो एक यहाँ पे हम दायरों का सफ़र जो मुल्क में करते हैं कि जी हमें वो 2017 वाला पास्ट मिल जाए किसी तरह से, या हमें 2014 वाला पास्ट मिल जाए, तो उसी की हम तलाश में उन्हीं लोगों को दोबारा चांस लेते रहते हैं। और इसमें पीसीबी का कसूर था कि एक बंदा जो डर्बीशायर का कोच है, काउंटी क्रिकेट में खेल रहा है, व्हाई वुड यू हायर हिम अगेन फॉर एन इम्पॉर्टेंट ईयर, और स्पेशली वो ईयर जिसमें आपने इतना इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप खेलना है। तो इससे तो आपका जो स्ट्रक्चर है या जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी इनकॉम्पिटेंस ज़ाहिर होती है कि वो कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी डेटा की बेस पे नहीं करे, किसी फैक्ट्स की बेस पे नहीं करे, किसी कारकर्दगी की बेस पे नहीं करे, बट बस बिकॉज उनके जहन में एक बात बैठ गई है कि 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी मिकी आर्थर ने जिताई थी तो हम उसको दोबारा कोच बनाए लाएंगे। तब चीफ सेलेक्टर इंजमाम लगते हैं तो हम चीफ सेलेक्टर इंजमाम को 2023 में भी बना देंगे। 2017 की विश करना बहुत अच्छी बात है, बट 2017 के बारे में सोचने से आपको 2023 में वो ट्रॉफ़ी या वो चैम्पियनशिप नहीं मिल जाएगी, बिकॉज 2017 और 2023 की क्रिकेट में बहुत फ़र्क आ गया है। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का बाकी मुल्कों से, इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड के इस वक्त चीफ सेलेक्टर कौन है? लूक राइट, जो कि 2018-19 तक प्रोफेशनल क्रिकेट यानी पीएसएल भी खेल रहे थे, इंग्लैंड में लीग्स भी खेल रहे थे, सारी दुनिया में लीग्स खेल रहे थे, और वो इस वक्त इंग्लैंड के चीफ सेलेक्टर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का अगर देखें तो जॉर्ज बेली हैं। जॉर्ज बेली भी 2016-17 तक एक्टिव क्रिकेट खेल रहे थे, बट हमने जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको किया। अब हमने अगर कोच चीफ सेलेक्टर चेंज भी किया है तो हमने नया चीफ सेलेक्टर किसको अपॉइंट किया? तौसीफ अहमद को, जो कि 1980s में क्रिकेट खेलते थे। ऑल दो वो बहुत अच्छे क्रिकेटर होंगे, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है उनकी, बट जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक मॉडर्न चीफ सेलेक्टर जो कि आजकल की गेम की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानता है, समझता है, वही फुलफ़िल कर सकता है। और अब इस सारी इनकॉम्पिटेंस में कि चीफ सेलेक्टर कौन होगा, कोच कौन होगा, सारा कसूर पीसीबी का है, बिकॉज पीसीबी का काम है कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और उसमें पीसीबी की इनकॉम्पिटेंस है कि उन्होंने उन्हीं लोगों को दोबारा हायर किया जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड थे। और ये अभी का नहीं है, ये पिछले अगर हम 15 साल की कहानी देखें तो यही है। लाइक 2010 में वकार यूनुस कोच थे, 2014 में दोबारा वकार यूनुस को कोच बना दिया। इसी तरह मिकी आर्थर जो है 2016-17 में कोच थे तो उनको हमने दोबारा 2023 में कोच बना दिया। और इस सारी इनकॉम्पिटेंस के पीछे वो जो चेयर है, चेयरमैनशिप की पीसीबी की, वो भी बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो अपना पॉलिटिकल अपॉइंट कर देती है। ये नहीं देखती कि उस बंदे को क्रिकेट के बारे में समझ है या उसको क्रिकेट के बारे में पता है। वो अपना मफाद देखती है कि इस बंदे को हमने नवाजना है तो हम इसको पीसीबी का चेयरमैन बना देते हैं। सेम इज़ द केस फॉर ज़का अशरफ, फॉर नजम सेठी, फॉर रमीज़ राजा एंड ऑल ऑफ दीज पीपल। और अगर आप इनकी कारकर्दगी देखें तो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं है, बिकॉज अगर हम इनके टेन्योर्स में देखें तो
ओवरऑल जो पाकिस्तान की क्रिकेट है उसने रिग्रेस किया है, कोई एज सच मेजर अचीवमेंट्स भी नहीं है। क्योंकि अगर हम 2021 ऑनवर्ड ही देख लें, 2021 में वर्ल्ड T20 हुआ, पाकिस्तान उसमें सेमीफाइनल तक पहुंच सका। सेमीफाइनल में पहुंचना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इसी तरह आप एशिया कप का अगले साल था, आप वो नहीं जीत पाए। वर्ल्ड T20 था, आप ऑल्दो फाइनल तक पहुंचे, बट दैट इज़ स्टिल नो बिग अचीवमेंट। बिकॉज हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ सिंगल स्पोर्ट कंट्री, जहाँ पे क्रिकेट पाकिस्तान का मेन स्पोर्ट है। सारी जो अटेंशन है, सारी इम्पोर्टेंस है, वो क्रिकेट के ऊपर होती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें कि पिछले 20-23 साल में हमने क्या अचीव किया है, तो 2003 का वर्ल्ड कप है, 2007 का वर्ल्ड कप है, 2015 का वर्ल्ड कप है, 2019 का वर्ल्ड कप है, अब 2023 का वर्ल्ड कप है। इन सब वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सका, विच इज़ अ मेजर अंडर अचीवमेंट। हालांकि और उससे क्या पॉइंट आउट होता है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ब्रोकन है। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे खिलाड़ी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जो कि वर्ल्ड क्लास इस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी बेसिस पे पाकिस्तान टूर्नामेंट्स डोमिनेट कर सके। उसमें आपने 1 या 2 ट्रॉफी जीत ली, बट इट डज़ नॉट डिमांड सक्सेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपने कितनी ट्रॉफी जीती या आपने कितनी जो है वो वर्ल्ड टाइटल्स जीते। और जब तक आप वर्ल्ड टाइटल्स या ट्रॉफीज़ नहीं जीते तो उसका मतलब यही है कि आप अंडर अचीव कर रहे हैं। और ये तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि पीसीबी की मैनेजमेंट और जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, वो दोनों सब मसले हैं। अब हम जो तीसरे मसले पे आ जाते हैं, वो थर्ड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। हम एक तो हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, उसमें नया से नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी होंगे। और उसमें यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो ये है कि जब आप किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए या उसके रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल चाहिए। 5 से 10 साल के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम सक्सेसफुल था, ये सिस्टम नहीं सक्सेसफुल था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मसला है कि हमारे कुछ अर्से बाद अगर वेट नहीं करते, हम सिस्टम कहते हैं हम सिस्टम चेंज कर देंगे बिकॉज हमें ये सिस्टम अच्छा लगता है या हमें ये सिस्टम पसंद है। और उसमें क्या होता है कि प्लेयर्स का भी नुकसान होता है, आपकी क्रिकेट का भी नुकसान होता है। बिकॉज जब आप एक सिस्टम को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो डेवलप हो सके, वो अच्छा बन सके, तो वो सिस्टम फिर आपको कोई रिजल्ट्स भी नहीं दे पाएगा। और वही मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी है कि हमने 2019 में क्रिकेट सिस्टम चेंज किया, अब जब 2023 में वो गवर्नमेंट चेंज हुई, बोर्ड चेंज हुआ, तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने कहा जी हमें ये सिस्टम बुरा है, अब हम उस पुराने सिस्टम को ले आएंगे। और हालांकि हम उन दोनों सिस्टम्स को देखें तो दोनों सिस्टम्स जो हैं वो उनमें डिफरेंस था। 2019 का जो सिस्टम है उसने अभी आके कुछ रिजल्ट्स देना शुरू किए थे या उसने कुछ बेहतरी दिखाना शुरू की थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने रिएक्शनरी पॉलिसीज़ के वजह से और अपनी जो पॉलिटिकल और जो अपनी स्पोर्टिंग जेलसी है उसकी वजह से हमने सिर्फ वो सिस्टम चेंज कर दिया। और अब हम दोबारा उस सिस्टम पे चले गए और अब उस सिस्टम को चलाने में और करने में फिर 2-3 साल लगेंगे, और 2-3 साल बाद फिर कोई नई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आएगी और वो फिर आके सिस्टम चेंज कर देगी, और हम फिर ये जो दायरे हैं उन्हीं के अंदर घूमते रहेंगे। ये तीसरी वजह होगी कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, उसको हम कंसिस्टेंटली चांस नहीं देते कि वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम हो जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो। और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी इम्प्रूव नहीं हो रही, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम भी इम्प्रूव नहीं हो रही। अब हम आ जाते हैं चौथी वजह पे कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत उम्मीदें थी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। उसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम वर्ल्ड कप में जाते हुए वर्ल्ड नंबर 1 ODI बैट्समैन थे। ODI इज़ हिज बेस्ट फॉर्मेट, लाइक टेस्ट क्रिकेट या T20 क्रिकेट आर द फॉर्मेट्स जहाँ पे बाबर अच्छा है वहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्म किया, पर ODI इज़ द फॉर्मेट जिस पे बाबर ने शुरू में आते सारी सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और सबसे सूट करता है बाबर की गेम को। बट बाबर इस वर्ल्ड कप में जो उनसे तवक्कुआत थी उन पे नहीं परफॉर्म कर पाए। और उसमें बाबर ये कोई नहीं है कि बाबर को ऐसी बॉल्स
की हैं बॉलर्स ने कि जी उनसे अनप्लेएबल डिलीवरीज थी और उनसे नहीं खेली गई। यानी आप उनके ज़्यादा डिसमिसल देखें, इंडिया मैच वाला डिसमिसल देखें, ऑस्ट्रेलिया मैच वाला डिसमिसल देखें, साउथ अफ्रीका मैच वाला डिसमिसल देखें, ये सारे ऐसे डिसमिसल्स हैं जो कि बहुत लेम डिसमिसल्स हैं, जो कि बाबर जैसे कैलिबर के खिलाड़ी को इस तरह के डिसमिसल्स नहीं आने होने चाहिए। और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, बिकॉज बाबर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। बाबर पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट बैटर था और उसके साथ बाबर की जो कैप्टनसी है वो भी बहुत बुरी रही है। और बाबर की कैप्टनसी बुरी रहने की यही वजह है कि डिस्पाइट बीइंग कैप्टन फॉर द पास्ट 4 years ही हैज़ नॉट लर्न के वो कैसे करें। फॉर इंस्टेंस पिछले 2-3 साल से ये बाबर गलतियां करते थे, बट उसमें यही हम कहते थे कि बाबर इज़ अ यंग कैप्टन तो ही माइट लर्न। बट इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, अफगानिस्तान वाला मैच हो उसमें जहाँ पे पेसर्स रिवर्स स्विंग हो रही थी, पेसर से बॉलिंग करवानी थी, वहाँ पे बाबर ने स्पिनर्स को ओवर दिया। वो इतनी टैक्टिकल मिस्टेक थी कि अगर वहाँ पे पेसर्स बॉलिंग करते रहते तो पाकिस्तान शायद मैच जीत जाता, बट स्पिनर्स को बॉलिंग करवाई, पाकिस्तान मैच हार गया। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी कैप्टनसी बेहतर हो सकती थी। बांग्लादेश वाला मैच जो था उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश 140 for 6 था। वहाँ पे पाकिस्तान अगर पेसर्स को बॉलिंग करता तो पाकिस्तान उनको 40 ओवरों में आउट कर देता और जो अभी नेट रन रेट का मसला चल रहा है वो भी पाकिस्तान कवर कर लेता उस दिन। पर उस दिन भी बाबर ने डिफेंसिव कैप्टनसी की, स्पिनर से बॉलिंग करवाता रहा और एंड पे पेसर्स को लेके आया। अगर पेसर्स को जल्दी ले आता तो पाकिस्तान उस दिन 200 की बजाय शायद बांग्लादेश को 150 या 160 पे आउट कर देता। और अभी जो नेट रन रेट का इतना ज़्यादा स्विंग है उससे शायद पाकिस्तान को 100 रन से हराना होता या 180 रन से हराना होता, विच वुड हैव बीन अ मोर प्रोबेबल थिंग टू डू रादर देन कि आप इंग्लैंड को 280 रन से हराएं। फिर हम आ जाते हैं हारिस रऊफ़ पे, शाहीन शाह अफरीदी पे, पाकिस्तान की बॉलिंग पे। पाकिस्तान की बॉलिंग का ये सबसे बुरा वर्ल्ड कप रहा है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे स्टैट्स भी देख रहे होंगे तो ये पाकिस्तान की सारी वर्ल्ड कप की बॉलिंग की लिस्ट है। इसमें पाकिस्तान की जो 2023 की बॉलिंग है इसके सबसे बुरे स्टैट्स हैं, सबसे कम विकटें ली हैं, सबसे ज़्यादा इकॉनमी रेट से बॉलिंग की है और एवरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो यानी इसमें ऑल्दो पाकिस्तान ने डेथ में विकेट्स ली, पर डेथ्स में विकेट लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता बिकॉज बाय दैट टाइम या तो टीम आपके अगेंस्ट 300 कर चुकी होती है, 350 कर चुकी होती है और आप गेम को चेज़ कर रहे होते हैं। तो आप सिर्फ उनको 400 या 450 से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये नहीं कोशिश हो रही होती कि आप उनको 250 पे आउट कर दें। तो इस वजह से बॉलिंग के लिए बहुत बुरी कैंपेन थी। शाहीन ने बेशक 16 या 17 विकेटें ली हैं वर्ल्ड कप में, बट वो सारी वो विकेट्स हैं जो उसने नई बॉल के साथ नहीं ली, जो कि बेसिकली शाहीन से एक्सपेक्टेड था कि शाहीन नई बॉल से पाकिस्तान को विकेटें डलवाएगा। वो सारी विकेटें डेथ में हैं या मिडल ओवर्स में है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन विकेटों की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उन विकेटों की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो कि नई बॉल से इंपॉर्टेंस थी। इसी तरह हारिस रऊफ़ से एक्सपेक्टेड था कि वो नसीम शाह की कमी को पूरा करेंगे। वो अपनी पीक पे हैं, 31 इज़ लाइक अ फास्ट बॉलर्स पीक, जहाँ पे आप अपनी गेम की बड़ी स्ट्रेंथ पे होते हैं। बट हारिस रऊफ़ ऑल्सो हैड अ वर्ल्ड कप टू फॉरगेट, जिसमें उसने बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं और बिल्कुल सेंसलेस बॉलिंग की है। इस लाइक अगर कंपैरिजन आप इनका मोहम्मद शमी से एक टाइम पे होता था कि मोहम्मद शमी भी सिर्फ पेस के साथ आके विदाउट एनी लाइन और लेंथ बॉलिंग करते थे, तो हारिस रऊफ़ ने मोहम्मद शमी की याद ताज़ा की है इस वर्ल्ड कप में कि वो भी सिर्फ पेस से आके विदाउट एनी लाइन और लेंथ बॉलिंग करते रहे और जिसकी वजह से उनको इतने ज़्यादा रन्स पड़े हैं। इसी तरह अब हम स्पिनर्स पे आ जाएँ तो स्पिनर्स पे भी नवाज़ और शादाब और उसामा मीर, तीनों स्पिनर्स जो हैं उन्होंने किसी मैच में भी कोई कारकर्दगी दिखाई। दे वर वेरी पुअर, ना अपनी वो लाइन और लेंथ की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके, ना ही वो विकेट्स ले सके और इसी वजह से मिडल ओवर्स में भी पाकिस्तान को कोई विकेटें नहीं मिल सकी। इसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान की ओपनर इमामुल हक पे। इमामुल हक 4 साल से पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप से लेके कंसिस्टेंटली उन्होंने ओपन किया है, बट डिस्पाइट दैट दिस वाज अ वर्ल्ड कप जहाँ पे उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी। वो वर्ल्ड नंबर 3 बैट्समैन भी थे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट वो भी जिन मोमेंट्स पे इमाम की ज़रूरत थी वो स्टेप अप नहीं कर सके। और बड़े खिलाड़ियों की बात ये होती है या अच्छे खिलाड़ियों की बात ये होती है कि वो क्रूशल मैचेस में स्टेप अप करते हैं। इंडिया के अगेंस्ट मैच था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था,
अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच था, और ये ऐसे मैचेस जिनमें ये भी नहीं कि उनको स्टार्ट्स भी मिले हैं, उनको 30 रन का स्टार्ट मिला है, उन्हें 70 रन का स्टार्ट मिला है, बट वो स्टार्ट को काउंट नहीं कर सके। और दैट शोज़ यू कि एक प्लेयर जो है उसने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई कि 4 साल पहले वो जहाँ पे थे वो बिल्कुल वहाँ पे ही आज भी मौजूद हैं। और इसी तरह नवाज़ से भी एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक ऑलराउंडर है, वो परफॉर्म करेगा, बट नवाज़ ने भी बहुत ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो टीम है उसने ओवरऑल बहुत कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गया है। बिकॉज़ अगर पूरी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई होती, बॉलिंग ने भी चिप इन किया होता, बैटिंग ने भी चिप इन किया होता, तो इस पाकिस्तान टीम में इतना पोटेंशियल था कि आराम से सेमीफाइनल तक पहुंच सकती थी, बल्कि इनफैक्ट फाइनल या वर्ल्ड कप भी जीतने की इस टीम में सलाहियत थी। बट इस टीम ने अपना जो पोटेंशियल है उस पर परफॉर्म नहीं किया, और उसी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आज बाहर हो गया है। तो ये थी वजूहत जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में बहुत बुरी कारकर्दगी रही है। आप हमारे शो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के लिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।